नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 28 वर्षीय युवक को भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि युवक की इस हरकत से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीकानेर में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का संयम अब समाप्त माना जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर पाकिस्तान राज्य आतंकवाद नहीं रोकेगा तो इस बार ऐसा कड़ा जवाब दिया जाएगा कि उसका अस्तित्व नक्शे पर ही न रहेगा। जनरल द्विवेदी ने सैनिकों की तैयारियों की समीक्षा की और आधुनिक तकनीक अपनाने व सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा से पहले गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी सुरेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया है कि उसने फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारियों का इस्तेमाल कर 3 अलग अलग आवेदन जमा किए। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह घटना भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शी और सख्त निगरानी की जरूरत पर सवाल उठाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा जिले में पिछले 30 दिनों में 9 बच्चों की मौत के बाद बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे राज्य में कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की जांच शुरू कर दी गई है और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मामला स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग लगातार नए मोड़ ले रही है। अब नेटो देशों में ड्रोन की घुसपैठ से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, रोमानिया और बेल्जियम के बाद जर्मनी के म्यूनिख में भी ड्रोन देखे जाने से हड़कंप मच गया। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि सीधे नेटो से है। यह बयान संघर्ष को और गंभीर बना रहा है। POK में जारी विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने POK की आवामी एक्शन कमेटी के साथ समझौता कर लिया है। कुल 38 से 21 मांगे मान ली गई हैं। समझौते के तहत हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलेगी, जबकि घायलों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवसेना के 2 गुटों के बीच तनाव और तेज हो गया है। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर बाल ठाकरे की वसीयत से जुड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि बाल ठाकरे का पार्थिव शरीर 2 दिन मातोश्री में क्यों रखा गया। साथ ही उन्होंने यह जानने की मांग की कि वसीयतनामा किसने तैयार किया और उस पर किनके हस्ताक्षर थे। इस विवाद ने पार्टी में अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष को बढ़ा दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने इस भर्ती के तहत योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को चयनित करने की योजना बनाई है। आवेदन करने की पूरी जानकारी, आवश्यक शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ रेणु यादव नाम की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका 20 वर्षीय बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घर से लगभग 5-6 लाख रुपए मूल्य का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बेतिया पुलिस ने दीपक हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। शुरुआत में इसे रेल हादसा माना गया था, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी मौत उसके दोस्तों की साजिश का नतीजा थी। प्रेम संबंध के विवाद में 2 साथियों ने दीपक को पहले नशे में किया और फिर पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। शव को रेल ट्रैक पर फेंका गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 129 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। इसके अलावा पटना में 5 सितारा होटल के निर्माण और बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई। यह कदम राज्य के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार देश रूस से S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की अतिरिक्त खेप खरीदने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य देश की हवाई सुरक्षा को बढ़ाना, सीमा पर संभावित खतरे से निपटना बताया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की रणनीतिक सुरक्षा वृद्धि के रूप में देख रहे हैं।
मानसून की वापसी के बाद देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रभावित राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट और बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 से 7 अक्टूबर के बीच दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों को सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज बरेली के प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घर को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को भी वहां से जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में चर्चा और विरोध की स्थिति पैदा कर दी है। इटली में एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के भारतीय दंपत्ति जावेद अख्तर और नादिरा गुलशन की मौत हो गई। वे अपने 3 बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। मिनी बस और वैन की जोरदार टक्कर में दंपत्ति और चालक की जान चली गई, जबकि उनके तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय दूतावास ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और राहत कार्य में सहयोग कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब फास्टैग न होने पर टोल शुल्क दोगुना नहीं बल्कि केवल 1.25 गुना लगेगा और इसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। फास्टैग की 98% पहुंच के कारण टोल बूथों पर प्रतीक्षा समय कम हुआ है। नए नियम से नकदी भुगतान में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी नियंत्रण मिलेगा। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात गुजरात के द्वारका से टकरा सकता है और मुंबई, रायगढ़, ठाणे जैसे क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान में भी इसके असर की संभावना जताई गई है। मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिहाज से घरों में रहने और तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। चेन्नई की कंपनी द्वारा निर्मित इस दवा को तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने दवा संयंत्र की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने औषधि नियंत्रण को निलंबित कर दिया और केसन्स फार्म की सभी दवाओं पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण और बढ़ावा देने के लिए भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्राधिकरण ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स को मंजूरी देगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले, खेल और वित्तीय सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके जरिए रियल मनी गेम पर प्रतिबंध लागू करने और सुरक्षित गेमिंग माहौल सुनिश्चित करने की योजना है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उन्हें आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आई लव महादेव बोले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि उनके विचार भड़काऊ नहीं है और वे किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। वे खुद कट्टर हिंदू सनातनी है और उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना या भड़काना नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुक्रवार रात 12 बजे से पूरे देश में टोल शुल्क की नई दरें लागू कर दी है। इसके तहत विभिन्न रूट्स पर प्रति फेरे 5 से 25 रुपए तक की कटौती की गई है। इससे दैनिक यातायात करने वाले वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिली है। अधिकारियों ने बताया है कि नई दरों के लागू होने से टोल बूथों पर लंबी कतारों और नकद लेन देन में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवा सशक्तिकरण के लिए कई नए प्रयास, योजनाएं लगातार जारी हैं, जो भविष्य में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।